एसआई भर्ती परीक्षा 2024 के अंतर्गत मैथ्स की पहली कक्षा है। आज हम पहले ही अध्याय शुरू करेंगे, संख्याएं पढ़ेंगे। परिभाषाओं को दिया गया है इस संख्याओं के अंतर्गत, और ये जो कक्षाएं होंगी बहुत ही आसान है, अंकदायी है। अंकदायी होने के साथ साथ दूसरी सारी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आरआरबी, एनटीपीसी, व्यापम, एसएससी, रेलवे, हर दूसरी भर्ती परीक्षा के लिए ये बेसिक काम आएगा। तो ध्यान से समझिए। पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, कुछ संख्याओं के रूप हमको दिए गए हैं और इनकी परिभाषाएं हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या जिसे हम प्राइम नंबर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अभाज्य संख्या या जिसे कहा जाता है प्राइम नंबर, तो किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जो खुद को छोड़कर, इसकी दो परिभाषाएं हैं, बहुत ध्यान से समझिए, दोनों परिभाषा को समझिए। ऐसी संख्या जो खुद को छोड़ करके और एक को छोड़कर दूसरी किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब देख सकते हैं इस प्रकार की जो संख्याएं हमको मिलेंगी, इन सब संख्याओं को अभाज्य संख्या कहा जाता है। इन संख्याओं को प्राइम नंबर कहा जाता है। खुद को छोड़ करके और एक को छोड़कर ये संख्याएं किसी भी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होती। उदाहरण ले लीजिए, जैसे हम 5 बोलते हैं, तो 5 जो है केवल 1 से डिविजिबल होगा और 5 जो है केवल 5 से डिविजिबल होगा। यानी 1 पंचे 5, 5 एकम 5। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये संख्या क्या कहलाएगी? प्राइम नंबर कहलाएगी। ठीक है, इसे हम अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। भाज्य संख्या इसका अपोजिट होगा। उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि अगर हम 18 कहते हैं, तो 18 जो है 1 से डिविजिबल होगा, 18 जो है 2 से डिविजिबल होगा, 18 जो है 3 के पहाड़े में आएगा, 18 जो है 6 से जाएगा, 18 जो है 9 से जाएगा, 18 जो है 18 से जाएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जिससे 18 जो है डिविजिबल है, विभाज्य है। यहाँ भाज्य का मतलब किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करने पर उसका आंसर पॉइंट में नहीं आना चाहिए, पूर्णांक में आना चाहिए। विभाज्यता का तात्पर्य यहाँ इस चीज से है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ। इसको हम और एक तरीके से परिभाषित करेंगे। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है आपको। इसको हम और एक तरीके से परिभाषित करते हैं। देखिए, ध्यानपूर्वक समझिए। ये 18 है, मतलब ये 18 जो है 18/1, 18/2, 18/3। यहाँ से आपको एक चीज और समझने को मिल रहा होगा, और वो चीज ये है कि ऐसी संख्याओं को भी हम अभाज्य संख्या कहेंगे जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो। समझिए इस चीज को ना। अदर लैंग्वेज में अगर हम इस बात को परिभाषित करें तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी संख्या जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य होता है। जैसे उदाहरण ले लीजिए, है ना, 2, तो 2 के 2 गुणनखंड होंगे, 1 और 2। ठीक है, जैसे 3 के 2 गुणनखंड होंगे, 1 और 3। ठीक है, 17 के 2 गुणनखंड होंगे, 1 और 17। देख लीजिए, इसीलिए 17 जो है, 3 जो है, 2 जो है 1 और 2 से ही डिवाइड हो रहा है। लेकिन जैसे मैं अगर 18 की बात करता हूं तो 18 किन से डिविजिबल होगा? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, 18 से। भाई सिंपल सी बात है, 6 इंटू 3 करूंगा तो 18 आएगा। तो 6 और 3 इसे क्या कहलाएंगे? गुणनखंड कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। 9 गुणित 2 करूंगा तो 9 दूनी 18 होगा, तो 9 और 2 उसका फैक्टर कहलाएगा। 1 को 18 से गुणा करूंगा तो 1 और 18 उसका फैक्टर कहलाएंगे। तो देख सकते हैं कि 18 के 1 से अधिक गुणनखंड हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 गुणनखंड हैं। तो ऐसी संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हैं वो अभाज्य है, और जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य कहलाती है। इस चीज को बताने का फायदा भी यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेंगे आप देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। मैं रिपीट कर देता हूं, जो खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है वो अभाज्य, या जिसके केवल 2 गुणनखंड हैं वो अभाज्य। लेकिन जिसके 2 से अधिक गुणनखंड है वो क्या कहलाएगा? भाज्य कहलाएगा। इसीलिए जब हम विभाज्यता और भाज्यता की श्रेणी की हम बात करते हैं तो आप ये समझ लीजिएगा। अब एक सवाल भी यहां बनता है इसी संदर्भ में, ये जिससे जुड़ा हुआ है, सबसे छोटा, है ना, बहुत ध्यान से समझिए, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है?
तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एक को लेकर के सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अभी आपको मैंने बताया कि ऐसी संख्या जो जिसका दो गुणनखंड हो वो अभाज्य है। दो जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। कंफ्यूजन किस बात को लेकर के है? कंफ्यूजन एक को लेकर के है कि भाई एक भाज्य है कि अभाज्य है। एक ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य की श्रेणी में आता है, और ना ही एक अभाज्य की श्रेणी में आता है। क्यों नहीं आता है? उसकी सीमा में आता ही नहीं, उसके रडार में आता ही नहीं। ये अगर भाज्य है और ये अगर ये भाज्य है, ये संख्याओं का समूह है ना, तो ये एक इधर आएगा। अगर ये संख्या हम इसे कहें, इसे हम भाज्य कहें, इसे हम अभाज्य कहें, तो ये 2 आ सकता है, 3 आ सकता है ना भाई, 9 आ सकता है, 18 आ सकता है, 12 आ सकता है, लेकिन एक इन दोनों में शामिल नहीं होगा, ना अभाज्य होगा और ना ही भाज्य होगा, संख्याओं के समूह में जरूर आएगा। तो इसीलिए क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका केवल कितना गुणनखंड होना चाहिए? जिसका केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए। तो एक का तो न 2 गुणनखंड होता ही नहीं है। 2 गुणनखंड है तो अभाज्य, 2 से अधिक गुणनखंड है तो भाज्य। न 2 गुणनखंड है, ना 2 से अधिक गुणनखंड है, सिर्फ एक गुणनखंड है। एक को हम सिर्फ एक लिख सकते, एक से ही भाज्य है। तो इसीलिए एक ना तो भाज्य है और नहीं क्या है? अभाज्य है। इसीलिए भाज्य और अभाज्य की सूची में एक नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसीलिए एक सबसे बड़ा आंसर आ जाता है कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना, जो सबसे छोटी, अगर अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। और 2 की एक विशेषता भी है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होने के साथ साथ एक मात्र सम अभाज्य संख्या है। बाकी कोई दूसरी सम संख्या ले लीजिए, 16 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 14 ले लीजिए, तो ये सब सम संख्या है। 2 के पहाड़े में जो पूरा डिवाइड हो जाए, दशमलव में आंसर ना आए, वो सम संख्या है। 2 को छोड़ देंगे तो बाकी जितनी भी सम संख्या होंगी सब भाज्य होंगी, क्योंकि उसको अधिक गुणनखंड बनेंगे। लेकिन 2 सम होने के साथ साथ अभाज्य भी है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या है कौन? 2। तो इसी बात को आपको बहुत ध्यान से समझना है। क्या समझना है? कि अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या होगा। हम अभाज्य संख्याओं की सूची की हम बात करेंगे तो ध्यान रखें आपने, क्या ध्यान रखा आपने कि 2 एक न भाज्य है न अभाज्य है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, अगर हम 1 से 50 तक की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा 1 से 50 तक के बीच में, ठीक है, 15 अभाज्य संख्याएं होंगी। परीक्षा में इस क्वेश्चन को पीएससी की क्लास में पूछ चुका है। 15 ठो क्या होंगी? अभाज्य संख्या होगी। और अगर हम 50 से 100 की बात करते हैं तो 50 से 100 के बीच में कितनी भाज्य संख्या होगी? 10। ध्यान रखिए इस चीज को, 10 क्या होंगी? अभाज्य संख्या होंगी। तो इसको अगर मैं जोड़ देता हूं तो निश्चित तौर पर आप ध्यान रखिएगा 1 से लेकर के 100 के बीच में अगर कहीं प्रश्न पूछ दे आपको अभाज्य संख्या कितनी ठो है, तो याद रखना है इस चीज को, 1 से लेकर 100 के बीच में अभाज्य संख्या की संख्या कितनी हो जाएगी? दोनों को जोड़िए, 15 में अगर मैं 10 जोड़ दूंगा तो कितनी ठो अभाज्य संख्या हो जाएगी? 25 ठो। जनरली अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछता है अभाज्य संख्या को लेकर के तो केवल यही पूछेगा, इसके अलावा कोई दूसरा चीज नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो खुद को छोड़कर और 1 को छोड़कर दूसरे किसी भी संख्या से डिविजिबल ना हो वो अभाज्य है। 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य, 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य, टोटल 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। 1 ना तो भाज्य की श्रेणी में आएगा ना अभाज्य की श्रेणी में आएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए कम से अभाज्य संख्या का मतलब जिसके 2 गुणनखंड है वो अभाज्य, 2 से अधिक गुणनखंड है तो भाज्य। इसलिए इन दोनों नियम को फॉलो नहीं कर पाता है, इसलिए एक न तो भाज्य है और न ही क्या है? अभाज्य है। ठीक है, तो ये हमारा अभाज्य संख्या के लिए एक छोटा सा हिस्सा था। इसके बाद अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपका जो सिलेबस की अगर हम बात करेंगे इधर, तो सम संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, तो ये सारी चीजें आसान है। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो ना, 2 से पूर्ण रूप से भाज्य हो, 2 के पहाड़े में चला जाए, वो क्या है? सम कहलाएगा। विषम संख्या किसे कहेंगे? विषम संख्या किसे कहा जाता है?
ऐसी संख्या को विषम संख्या कहा जाता है। दो से क्या हो, पूर्णतः भाज्य ना हो, दशमलव में आंसर ले आए, पूर्णतः क्या ना हो, भाज्य ना हो, इन संख्याओं को क्या कहा जाता है, सम। जो दो से पूर्ण रूप से भाग चला जाए, 4 2 के पारे में आएगा, 2 से भाग करेंगे 4 को, आंसर पॉइंट में नहीं आएगा, 16 20 24, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए वो सम संख्या है, और जो 2 से पूर्णतः भागित ना हो, आंसर पॉइंट में बचाए, वो क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। तो हो गया सम संख्या, हो गया विषम संख्या, हो गया अभाज्य संख्या। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या तो आसान है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि कुछ और भी चीजें हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या समझना पड़ेगा, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं ना, प्राकृतिक संख्या समझना पड़ेगा। किसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या? निश्चित तौर पर प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाता है, ऐसी संख्या 1 2 3 4, ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, ऐसी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, ऐसी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, इनको नेचुरल नंबर कहते हैं। लेकिन यह भी याद रखिएगा कि इन प्राकृतिक संख्याओं के ग्रुप में ये काउंटेबल होनी चाहिए, ऐसी संख्या जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, उन संख्या को हम प्राकृतिक संख्या की श्रेणी में रखेंगे। भाई निश्चित तौर पर 1 से लेकर के अनंत के बीच में आपके पास 2.5 आएगा, 3.7 आएगा, तो ये सब संख्याएं क्या होंगी, शामिल नहीं होंगी, है ना। 1 से लेकर अनंत के बीच में ऐसी संख्याएं शामिल नहीं होंगी जो पॉइंट में, उनको परिमेय संख्या कहेंगे, यानी काउंटेबल नंबर, जिसको गिना जा सकता है, ऐसी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाएगी, लेकिन उनको गिन सकते हैं। एक कमरे में 2.5 लोग बैठे हैं, नहीं कर सकते हैं। एक कमरे में 7.5 लोग खड़े हैं, नहीं कर सकते। पूर्णांक अंक, है ना, ठीक है। तो ऐसी संख्या को नेचुरल नंबर कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे, इसे हम n से एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा होता है इसमें पूर्ण संख्या, ठीक है, इसे होल नंबर कहते हैं, इसे w से एक्सप्रेस करते हैं। अगर प्राकृतिक संख्याओं के ग्रुप में शून्य को भी हम शामिल कर देते हैं, तो जो संख्याएं मिलती हैं वो क्या कहलाती हैं, होल नंबर कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। और अगर, ठीक है, इसी ग्रुप में ऋणात्मक, धनात्मक और 0, मतलब -5 -6 -7 इस प्रकार की संख्याएं हैं, ठीक है, 1 2 3 इस प्रकार की संख्याएं हैं, ऋणात्मक, धनात्मक और 0, इन सारे संख्याओं के ग्रुप को इंटीजर कहा जाता है। इन संख्याओं को क्या कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके बेस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे आगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि नेचुरल नंबर 1 से अनंत तक, नेचुरल नंबर में 0 शामिल कर दें तो पूर्ण संख्या, ऋणात्मक, धनात्मक और 0 इन सबको मिला दिया जाए तो निश्चित तौर पर वो क्या कहलाएगा, पूर्णांक, इंटीजर कहलाएगा। इसे हम इंटीजर को हम i से एक्सप्रेस करते हैं, है ना, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा ये हो गया हमारा संख्याओं का ग्रुप, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, आरोही और अवरोही क्रम। तो ये तो आप समझते होंगे, आरोही और अवरोही। आरोही मतलब होता है बढ़ता, बढ़ता क्रम, बढ़ते क्रम को आरोही कहते हैं, है ना। और अवरोही का मतलब होता है घटता, तो घटता क्रम होगा उसे अवरोही कहेंगे, है ना, घटता क्रम। जैसे आपको 5 7 9 11, तो ये बढ़ता क्रम है, ठीक है। और बड़ा छोटा जाएंगे 100, उसके बाद फिर 70, उसके बाद 40, तो इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, अवरोही क्रम। बड़ा से छोटा अवरोही और छोटा से बड़ा क्या हो जाएगा, आरोही। ये सामान्य सी चीज है, इससे जुड़ा हुआ उतना सिंपल क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछने की बात होगा तो मैं आपको एक सवाल बता रहा हूं जो कल का स्टार्ट का है, ये किस तरीके से काम करेगा इसे हम समझेंगे। अगर परीक्षा में कहीं आरोही और अवरोही क्रम से संबंधित कोई अगर क्वेश्चन पूछेगा तो जनरली इस प्रकार का सवाल के पूछाने के चांसेस अधिक हैं। 7/20, 1/2, 1/11, 4/5 इस प्रकार के हिस्से को आप क्या कीजिए, आरोही क्रम में जमाइए। हालांकि एक कल के क्लास की लिए होगा, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न के अंतर्गत जब हम उसको आरोही और भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में जब बदलते हैं किस तरीके से बदला जाता है, ये सेकेंड क्लास में हम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो एसआई की कक्षा शुरू हो चुकी है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा, कोचिंग स्टार्ट है, ऑनलाइन बहुत ही कम दाम पर है, खैर वो अलग मैटर है। ऑनलाइन करना रहेगा तो आप एप्स में जाकर के, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जाके कोर्स देख सकते हैं। मिनिमम कोर्स पे है, अगर करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब में क्लास चलता रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी
वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।